Hello students, this is Dr. Rita here. As a lot of students are facing problem in contract accounting, I'm making this video to show the basic format of contract account. Okay, so before discussing the contract account, हम कुछ basic terms यहाँ पे discuss कर लेते हैं जो हमें use होंगे इस chapter में. जैसे कि पहली टर्म है कॉन्ट्रैक्ट. ये सब टर्म्स मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए. जैसे कि पहली है कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी टू कंप्लीट अ जॉब और टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर हम देख रहे हैं यहाँ पे दो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी. तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर वो है जो आप एग्री कर रहा है कि वो आपके लिए काम करेगा या फिर आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा. और कॉन्ट्रैक्टी कौन है? जो अपना काम करवा रहा है या फिर जिसके लिए काम किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है अपना घर बनवाना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं एक आर्किटेक्ट को हायर करती हूँ. तो आर्किटेक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा और मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी हूँ जो भी काम करवा रही हूँ. ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है अपने काम के लिए, जैसे वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ठीक है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट में बिजी है. मे बी वो 5-6 कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व है. तो उसको देखना है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में उसको एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हो रहा है, जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रेम करता है. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वो क्यों बना रहा है? टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट एंड टू नो द प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है इसकी भी दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट में जो है हम सारे एक्सपेंडिचर्स ले लेते हैं जैसे कि आपके डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं. और क्रेडिट साइड में आ जाती है आपकी इनकम, जैसे कि इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पे उसको जो है कॉन्ट्रैक्टी कुछ प्राइस पे कर रहा है, वो जो प्राइस है उसकी इनकम है, वो आ जाएगी उसकी क्रेडिट साइड पे. ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स विच आर लिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. तो पहले हम डिस्कस करते हैं डेबिट आइटम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. तो डेबिट क्या होता है? मैंने पहले भी आपको कहा कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, वेदर दे आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हमारे डेबिट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. तो जो हमारा पहला खर्चा होता है विच इज़ मोस्ट एसेंशियल एंड द फॉरमोस्ट एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑन द मटेरियल. बिना मटेरियल के जो आपकी प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं होगी, आपका कोई भी काम स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पहला खर्चा जो हमारा पहला डायरेक्ट एक्सपेंस है वो होता है मटेरियल. तो मटेरियल जो है जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, या तो वो डायरेक्टली परचेज करेगा मार्केट से, या फिर उसको जो है वो स्टोर से इशू करेगा अगेंस्ट द मटेरियल रिक्विजिशन नोट, और ही कैन ऑल्सो ट्रांसफर मटेरियल्स फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो इन तीनों ही केस में आप मटेरियल जो है उसको डेबिट कर देंगे. ठीक है, लेकिन अगर आपकी मटेरियल की वेस्टेज होती है, तो हमें पता है कि वेस्टेज भी जो है वो टू टाइप्स की है. फर्स्ट इज़ योर नॉर्मल वेस्टेज एंड सेकेंड इज़ योर एबनॉर्मल वेस्टेज. तो नॉर्मल वेस्टेज कौन सी होती है हमारी, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, विच कैन बी कंट्रोलेबल, और उसे आप अवॉइड कर सकते हैं. तो अगर हमारी नॉर्मल वेस्टेज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने मटेरियल्स को, अपने मटेरियल के प्राइस को इन्फ्लेट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ताकि हम रिकवर कर लें अपने नॉर्मल वेस्टेज को, और उसे हम मटेरियल की कॉस्ट में ही शो कर देते हैं डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. बट इन केस अगर आपकी वेस्टेज जो है वो एबनॉर्मल है, ठीक है, सपोज कीजिए आपका मटेरियल चोरी हो गया है और इट इज़ डिस्ट्रॉयड इन द फायर, और अगर वो लॉस्ट हो गया है आपका, तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम एबनॉर्मल वेस्टेज को क्रेडिट शो करते हैं. ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, और जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका कुछ सरप्लस मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उसे भी हम क्रेडिट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. चाहे आप उस सरप्लस को रिटर्न कर दें स्टोर में या फिर ट्रांसफ़र कर दें किसी और जॉब में, लेकिन अगर आपका सरप्लस है तो उसे हम पहले क्रेडिट करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. ओके, तो जो नेक्स्ट आइटम है आपकी डेबिट आइटम जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, वो है वेजेस. अगर आपकी जो है कोई भी लेबर इंगेज है, जितनी भी लेबर इंगेज है आपकी कॉन्ट्रैक्ट में, उनको जितने भी हम वेजेस पे करते हैं उनको हम डायरेक्टली चार्ज कर देते हैं डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. ठीक है, डेबिट साइड बोलना गलत हो जाएगा, उसको हम डेबिट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. ठीक है, या फिर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके, जैसे कि कंसल्टेंट फ़ी है, या फिर आप कोई प्लांट हायर कर रहे हैं आउटसाइड द फर्म, या फिर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, कोई भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल योर इंश्योरेंस, टेलीफोन बिल, पोस्टेज, और योर आर्किटेक्ट फीस, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं विच हैज़ टू बी और विच आर टू बी डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट.
वैसे ही आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो आपके डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है। सपोज कीजिए कि मेरे 5-6 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन उनकी सुपरविजन या फिर उनके लिए मैंने कॉमन ऑफिस सेट किया है। तो कॉमन ऑफिस के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि मेरे कॉमन ऑफिस में एक सुपरवाइजरी स्टाफ है, उनके लिए जो मैं सैलरी दे रही हूँ वो जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उस ऑफिस के रिगार्डिंग, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, जिसको हम डेबिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। जो नेक्स्ट आइटम है वो है हमारा प्लांट एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे 2 वेज हैं ऑफ डीलिंग विद द प्लांट एंड मशीनरी जो भी आपकी यूज़ हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में। तो पहले मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए अगर आप मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो जो कॉस्ट है ऑफ परचेज ऑफ दैट मशीनरी, तो उस कॉस्ट को हम जो है डेबिट कर देंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, और अगर आप कोई ओल्ड मशीनरी यूज़ करें तो जो भी उस ओल्ड मशीनरी की या फिर प्लांट की बुक वैल्यू है उसको हम डेबिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। और जैसे कि सपोज कीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 साल तक चला है, तो आफ्टर 5 ईयर्स हर साल जो है प्लांट यूज़ हो रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो एट द एंड ऑफ द और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट हम प्लांट की वैल्यू को फिर से री इवेलुएट करेंगे। हम प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है हर साल का, उसकी प्लांट की बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को डिलीट करेंगे, और जो आफ्टर डेप्रिसिएशन जो हमारी वैल्यू आई है प्लांट की, उसको हम क्रेडिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, इन केस आप जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, तो अगर आप अपने प्लांट को बेच देते हैं तो जो सेल प्रोसीड्स आती हैं प्लांट की, उसको भी हम क्रेडिट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। और अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है उस सेल से, तो वो प्रॉफिट आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, अगर लॉस होता है तो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। ठीक है, जो दूसरा मेथड है अब आपका जो आपका सेकंड मेथड है वो हम यूज़ करते हैं जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन तक चलता है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, जो आपका डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको डायरेक्टली डेबिट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, और क्योंकि जो शॉर्ट पीरियड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप प्लांट जो है परचेज नहीं करते हैं, रादर आप उसको हायर करते हैं, तो जो भी आपके चार्जेस हैं फॉर द हायरिंग ऑफ द प्लांट उसको भी हम डेबिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अभी जो दोनों मेथड थे फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें जो है आपका डेप्रिसिएशन यूज़ हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन आप कैसे कंप्यूट करेंगे, इसको हम एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल में लिखा है कि प्लांट यूज़ हो रहा है जो आपका वो है ₹10,000 का, और प्लांट यूज़ हो रहा है 6 मंथ्स के लिए। तो 3 रेट्स दिए हैं डेप्रिसिएशन के लिए। एक तो दिया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज़ 10% पर एनम, आपको डायरेक्टली पूरे साल का दे दिया है। दूसरे में आपको दिया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लांट इज ओनली 10%, इसमें आपको पर एनम या फिर पर मंथ मेंशन नहीं किया है। थर्ड आपको पर मंथ के साथ दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो आपको पर एनम दिया है, लेकिन आपका प्लांट कितना यूज़ हो रहा है, सिर्फ 6 मंथ के लिए, तो हम उसको 6 मंथ के लिए ही निकालेंगे, विच इज़ योर 500 रुपी। ठीक है, तो सेकंड बी पार्ट में आपका डायरेक्ट जो है 10% फ्लैट रेट दिया है, तो डायरेक्टली 10% हम 10,000 का कर लेंगे, तो ये 1,000 आ गया है। और जब का सी पार्ट है इसमें 10% पर मंथ दिया है, तो जो 10% पर मंथ आप निकालेंगे वो 1,000 आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि आपका प्लान जो है वो यूज़ हो रहा है 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ओके, तो जो आपके 6th आइटम है वो है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो अगर आपका जो है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, ऑन कंप्लीटिंग ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट आपका कुछ प्लांट का पोर्शन बाकी है और उसको आप सेल कर देते हैं, तो जो भी उसकी सेल प्रोसीड्स हैं उनको आप क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाएंगे, और अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो वो आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो 7th डेबिट आइटम है वो है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है, सपोज कीजिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ काम जो है ऑफर कर देता है किसी और कॉन्ट्रैक्टर को, वो अपने अंडर एक और कॉन्ट्रैक्टर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है और उससे कुछ काम करवाता है, और उस पर जो कॉस्ट इनकर होती है उससे भी हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए जो एक आर्किटेक्ट है वो एक घर में जो है पेंटिंग का काम खुद नहीं कर रहा है, उसको सब कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है या फिर उसे आउटसोर्स कर रहा है, तो जो वो पैसे पे कर रहा है सब कॉन्ट्रैक्टर को, उससे भी हम डेबिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, नाउ 8th आइटम इज योर एक्सपेंसेस ऑफ एक्स्ट्रा वर्क।
ठीक है, कभी कभी जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो उसमें कुछ एडिशंस या फिर कुछ ऑल्ट्रेशंस होती हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है, तो जो भी उसके चार्जेस लगते हैं एक्स्ट्रा वर्क के, क्योंकि वो उसका एक्सपेंडिचर है, तो अगेन वो एक्सपेंडिचर जो है उसका डेबिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। लेकिन सपोज़ कीजिए उसका एक्सपेंडिचर कम होता है, लेकिन उसको जो मनी है वो एक्स्ट्रा रियलाइज़ हो रही है उस एक्सपेंडिचर के लिए, तो जो एक्स्ट्रा प्राइस वो रियलाइज़ कर रहा है, जो कि उसकी इनकम का पार्ट है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, जो 9th आइटम है वो है आपकी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। इसको भी हम जो है, जैसे आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट का ट्रीटमेंट किया था, वैसे ही करेंगे। जो भी आपका प्रॉफिट होता है मटेरियल को सोल्ड करके, उसे हम डेबिट करते हैं, लेकिन आपकी सेल प्रोसीड्स जो है वो क्रेडिट हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। जो जो आपकी लास्ट आइटम है वो है प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज। तो कभी कभी हमें कुछ कंटिजेंसीज के लिए कुछ प्रोविजंस रखनी पड़ती हैं, जो कि अगेन हमारा एक तरह से एक्सपेंडिचर ही है, उसे हम डेबिट साइड में डाल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। ठीक है, तो दैट्स इट। ओके, तो ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। इसमें हम देख लेते हैं एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए कि आपका हमने क्या क्या डेबिट किया है। जैसे आपके मटेरियल थे, जो भी आप डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं, या फिर आप उनको स्टोर से मंगवा रहे हैं, या फिर आप किसी और कॉन्ट्रैक्ट से लेके आ रहे हैं, वो सब आपके डेबिट हो जाते हैं। जो भी आप वेजेस पे कर रहे हैं अपने लेबर को, वो डेबिट हो रहे हैं। कोई भी आपका प्लांट है, उसकी अगर आप कोई प्लांट खरीद रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो हमारी डेबिट हो जाती है। और जो डेप्रिसिएशन है, अगर आपका शॉर्ट टर्म प्लांट यूज़ कर रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाता है। जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अगेन ऑल दिस थिंग्स लाइक योर सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, योर कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क इन दैट एक्सपेंसेस, या फिर कोई भी आपके एक्सपेंसेस एक्रूड हैं, वो सब आपके डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो आपका क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, जो आपकी आइटम्स हैं क्रेडिट साइड की, वो डिपेंड करती हैं दो चीज़ों पे। पहली, क्या आपका प्रोजेक्ट जो है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट है, या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनकम्प्लीट है। तो इन केस अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, तो जो पहली क्रेडिट आइटम है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्टी जो है कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देता है जब उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम जो है डाल देते हैं आपके क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो जो नेक्स्ट आइटम है वो है आपकी बैलेंस ऑफ मटेरियल। ये हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि कुछ भी अगर मटेरियल रह जाता है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद, तो वो बैलेंस जो है वो हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। अगर आप कुछ मटेरियल रिटर्न भी कर रहे हैं अपने सप्लायर को या फिर स्टोर को, उसे भी हम क्रेडिट में शो करते हैं। अगर आप मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो भी क्रेडिट साइड पे जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। अगेन अगर आप मटेरियल सेल कर रहे हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सेल प्रोसीड्स हैं वो क्रेडिट साइड पे जाती हैं। और अगर आपको उसका प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं, लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस भी अगेन आपका क्रेडिट साइड पे जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो हमने ये पहली स्लाइड में भी पढ़ा है कि अगर आपका कुछ प्लांट या मशीनरी है, अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो हम उसका जो है उसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू आती है प्लांट की, उसे हम क्रेडिट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट आइटम जो है वो आपकी है लॉस ऑन डैमेज ऑफ मटेरियल और प्लांट। तो जो भी लॉस आपको हुआ है ड्यू टू थेफ्ट और फायर, और कुछ आपका मटेरियल या फिर आपकी जो प्लांट या मशीनरी है वो डिस्ट्रक्ट हो गई है, तो उससे भी हम जो है आपके क्रेडिट साइड पे शो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। ओके, जो नेक्स्ट आपका है आइटम क्रेडिट आइटम, वो हम देखेंगे पहले कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कितना हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? अब जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको देखना है कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। लेकिन अगर उसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, जितना काम उसका अब तक हो चुका है, वो उसकी वैल्यू देखेगा और उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा अपना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या अमाउंट ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है वर्क इन प्रोग्रेस की, इसे हम क्रेडिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, अब देखिए जब एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 साल में ही ख़त्म हो जाए, उसमें 2 या 3 साल भी लग सकते हैं नेचुरली। तो अब वो क्या करेगा, अपने जो है एक्सपेंडिचर निकालने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट्स में लेगा अपने कॉन्ट्रैक्टी से। ठीक है,
तो वो एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है कि जितनी भी पेमेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की वो इंस्टॉलमेंट में मिलनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, अपनी कोई भी इंस्टॉलमेंट देने से पहले वो चेक करेगा कि जितना काम के लिए वो पेमेंट कर रहा है वो काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टी है वो हायर करता है एक आर्किटेक्ट को या फिर एक सर्वेयर को, जो वेरीफाई करता है काम कि जिस काम के लिए हम पेमेंट करने जा रहे हैं वो काम हुआ भी है या नहीं हुआ है और अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस भी है या नहीं है। अगर काम हो गया है और उसमें कोई गलती नहीं है या फिर कोई गड़बड़ नहीं है और वो पूरा स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली हुआ है, तो जो आपका सर्वेयर है वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है, दैट इज़ द वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। ओके जो अब ये जो आपका वर्क सर्टिफाइड की जो वैल्यू है इसको डील करने के भी दो तरीके हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो फर्स्ट मेथड जो है वो कहता है कि जब आपका जो वैल्यू है वर्क सर्टिफाइड को उसको हम डेबिट करेंगे पहले कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में और फिर उसे क्रेडिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ठीक है। तो जब भी कैश रिसीव होगा कॉन्ट्रैक्टी से तो उस अमाउंट को पहले हम कैश या फिर बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड जो है ये इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए जो है ऑथर्स रिकमेंड करते हैं सेकंड मेथड फॉलो करने के लिए। इस मेथड में क्या होता है कि जो आपका वर्क सर्टिफाइड है उसे हम डेबिट करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनाना है, वहाँ पे ये जो वैल्यू है वर्क सर्टिफाइड की आप इसे डेबिट करेंगे और फिर क्रेडिट कर देंगे उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ठीक है। तो जो भी अमाउंट रिसीव कर रहा है कॉन्ट्रैक्टी, सॉरी जो भी रिसीव्ड होती है अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी से उसे हम डेबिट करते हैं कैश या बैंक अकाउंट में और फिर हम क्रेडिट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। जो वर्क सर्टिफाइड है वो क्रेडिट होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एज वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट या फिर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। और ये मेथड बहुत पॉपुलर है और मोस्ट ऑथर्स इसी मेथड को रिकमेंड करते हैं। ओके यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है कि कैश रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज 2,40,000 विच इज़ 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि जो आपका वर्क सर्टिफाइड है जितना आपको उसकी पूरी वैल्यू जो है कॉन्ट्रैक्टी जो है वो नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने पूरी वैल्यू दे दी कॉन्ट्रैक्टर को तो जो काम बच गया है या जो काम अनसर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा ही नहीं, ऐसे ही भाग जाएगा। तो इसलिए जितना काम सर्टिफाइड है उसमें से हमेशा कुछ पैसा डिडक्ट करके ही कॉन्ट्रैक्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को देता है। वैसे ही एग्जाम्पल दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्टी है जो उसने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है 2,40,000 विच इज़ द 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो ऑब्वियसली 80% है तो आपको उसको पूरा 100% निकालना है। तो उन्होंने 2,48,000 को इंटू कर दिया है 100 से और डिवाइड किया है 80 से। तो जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो है 3 लाख और कॉन्ट्रैक्टर ने कितना पे किया है कॉन्ट्रैक्टर को 2,40,000 विच इज़ ओनली द 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ये एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने पे किया है कॉन्ट्रैक्टर को 3 लाख आफ्टर डिडक्टिंग 25% एज द रिटेंशन मनी। अब 25% उसने रिटेन कर लिया है, इसका मतलब क्या है उसने 75% पे किया है उसको वर्क सर्टिफाइड का। तो अगर टोटल अमाउंट आपको निकालनी है तो ऑब्वियसली आप 3 लाख को इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 75 से, तो ये आपका 4 लाख जो आगे ये वैल्यू है आपकी वर्क सर्टिफाइड की। और 3 लाख क्या है, इट इज़ 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। ओके तो जो आपकी नेक्स्ट आइटम है वो है आपका वर्क अनसर्टिफाइड। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो एक जो कॉन्ट्रैक्टी है वो अपॉइंट करता है आर्किटेक्ट को या फिर सर्वेयर को जो वेरीफाई करता है कि काम कितना हुआ है और अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आर्किटेक्ट को लगता है कि कुछ काम जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है या फिर अगर वो टाइम पे कंप्लीट हो गया है बट इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, तो आर्किटेक्ट जो है कह देता है कि वो जो काम है अनसर्टिफाइड है, इट इज़ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है इसे हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट पे जो इसकी कॉस्ट होती है जितनी भी कॉस्ट होती है अनसर्टिफाइड वर्क की उसे हम क्रेडिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप कि इसमें लिखा है कि द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर कम टू एन एंड ऑन 30th जून and the architect of the contractee certify the work on 15 जून after verifying it। तो 15 जून के बाद जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है अगर उसे जो है
जो आर्किटेक्ट है उसको लगता है कि वो काम जो है अनसर्टिफाई है या वर्क नॉट डन है, तो जो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है 15 जून के बाद उसे हम लेंगे कि वो अनसर्टिफाइड अमाउंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मटेरियल 10,000 इन्वेस्ट हुए हैं, लेबर 5,000 लगा है, अदर एक्सपेंसेस 2,500 है, तो कॉस्ट ऑफ वर्क कितनी हो गई है टोटल? 10 + 15 + 2,500 इज 10 + 5 + 2,500 इज 17,500। ये किस काम की कॉस्ट है? जो काम आपका अनसर्टिफाई है, जिसे आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पे जो हमारी अमाउंट आ रही है वर्क अनसर्टिफाइड की, वो आ रही है 17,500, जिसे हम डेबिट करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में और क्रेडिट करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, तो इसमें यही है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर सर्टिफाई नहीं कर रहा है किसी काम को, तो वो आपका वर्क अनसर्टिफाइड होता है और उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं ये कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है वर्क अनसर्टिफाइड। इसमें आपको बोला है कि 4/5 वर्क जो है कॉन्ट्रैक्ट में वो कंप्लीट कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर ने और उसकी कॉस्ट है 1,50,000, और जो वर्क सर्टिफाइड है वो सिर्फ 1 सेकेंड या फिर हाफ ऑफ द वर्क इज सर्टिफाइड। तो आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉस्ट निकालेंगे टोटल वर्क की। ठीक है, आपको 4/5 कॉस्ट दी है 1,50,000, तो आप x इंटू 4/5 इज इक्वल टू 1,50,000 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी आई गेस इट इज़ 1,87,500 आ जाएगी आपकी, या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए इसको 1,50,000 इंटू 5/4 इंटू 3/10। अभी 3/10 कैसे आया? आपने टोटल काम जो किया है वो है आपका 4/5, उसमें से आपका सर्टिफाइड जो है वो कितना है? हाफ। तो 4/5 में से अगर हम हाफ को डिलीट कर देंगे तो हमारा 310 जो है वो अनसर्टिफाइड आ जाता है, जिसे हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आ गया है। ओके, तो आपकी जो नेक्स्ट आइटम है वो है प्लांट एट साइट। ये हमने पिछली प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया था कि जो भी आपका प्लांट है उसे आप जो है रिकॉर्ड करते हैं एट द बुक वैल्यू, जितने भी आपने वो खरीदी है या फिर उससे जो है जब आप लेके आते हैं प्लांट को साइट पे तो उसे हम डेबिट करते हैं। और जब आप एंड में जब आपका जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है प्लांट की, और उस डेप्रिशिएटेड वैल्यू को हम डालते हैं क्रेडिट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो उसमें से आप जो भी आपने प्लांट जो है वो रिटर्न किया है स्टोर में, या फिर अगर आपका कोई प्लांट लॉस्ट हो गया है या फिर इट इज़ वो कोई डिस्ट्रॉय हो गया है बाय फायर, तो वो सब वैल्यूज़ पहले आप डिडक्ट करेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट में से, और फिर जो भी एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन है वो आपने कैलकुलेट करना है, और जो लास्ट में रीवैल्यूएटेड वैल्यू आती है उसे आप डालेंगे क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके, तो एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम प्रीवियस स्लाइड का। इसमें लिखा है आपका प्लांट इशूड टू साइट 50,000। ठीक है, 50,000 का हम प्लांट लेके आए थे। प्लांट लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, उसमें से 10,000 का प्लांट जो है वो हमारा जो है वी हैव लॉस्ट इट। प्लांट रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में हमने वापस रिटर्न कर दिया 8,000 का, और हमें डेप्रिसिएशन जो है वो फ्लैट रेट दिया है 10%। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका, क्योंकि ये लॉस हो गया है आपका 10,000, इसको आपने लॉस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस मैंने कहा था कि हम उसे डेबिट करते हैं, तो यहाँ हमने 10,000 जो है लॉस शो कर दिया। अब जो आपका रिटर्न किया है आपने स्टोर में 8,000 का, ठीक है, उस पर भी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, तो ये आपकी अमाउंट आ गई 7,200। ठीक है, अब हमने लास्ट में कैलकुलेट करनी है अपने प्लांट की वैल्यू आफ्टर रिटर्निंग इट टू स्टोर और आफ्टर डेप्रिसिएशन, इन सब के बाद हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो हमारा प्लांट जो है हम लेके आए थे 50,000 का, उसमें से लेस कर देंगे जो हमारा लॉस्ट हुआ है 10,000, उसमें से 8,000 जो हमने भेज दिया है अपने स्टोर को, तो हमारे पास अमाउंट आई 32,000। इस पे भी हम जो है डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, तो हमारा अमाउंट आ गया 3200। इसको डिडक्ट करके जो हमारी रीवैल्यूएटेड वैल्यू आई है प्लांट की वो है 28,800। ओके, तो जो हमारी प्रीवियस स्लाइड है इसको हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसमें है कि प्लांट इशूड टू साइट इज ₹50,000, प्लांट लॉस्ट बाय एक्सीडेंट ₹10,000, प्लांट रिटर्न टू स्टोर इज ऑफ 8,000 एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10%। ठीक है, तो आपको असरटेन करनी है वैल्यू ऑफ प्लांट टू बी शोन इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो देखिए इसमें हमें लिखा है कि प्लांट हमें इशू हुआ था 50,000 का,
और उसमें से हमारा लॉस हो गया है सीधा सीधा 10,000 का। अब हमें यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये जो प्लांट का जो हमें लॉस हुआ है ये विदाउट यूजिंग द प्लांट हुआ है और आफ्टर यूजिंग द प्लांट हुआ है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने प्लांट यूज़ ही नहीं किया था, उससे पहले ही हमारा लॉस हो गया, तो हम इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपना लॉस हम जो है क्रेडिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 10,000। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं और हमारी इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो लॉस हम यहाँ क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो जैसे ही हमें कोई लॉस हो रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो सबसे पहले हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये जो लॉस है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ये हमारा डेबिट हो जाता है और उसका जो है ड्यूअल इफेक्ट, उसकी जो ड्यूअल एंट्री है वो हम क्रेडिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, दूसरा है आपका प्लांट रिटर्न टू स्टोर। ठीक है, एट द एंड हमारा जो काम हो गया है, अब हम प्लांट को रिटर्न कर रहे हैं स्टोर को 8,000 का, लेकिन इसमें हम जो है डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे क्योंकि हमने यूज़ किया है प्लांट, तो हमारा 10% डेप्रिसिएशन आ गया 800। तो जो हमारा बच गया प्लांट की वैल्यू रिटर्न करने के लिए वो है 7200। अब प्लांटेड साइड कितना रह गया हमारा? 50,000 का हम लेके आए थे, उसमें से हम लेस कर देंगे 10,000 जो लॉस हो गया और उसमें से हमने लेस कर दिया 8,000 जो हमने रिटर्न कर दिया स्टोर में। अब हमारा जो बुक वैल्यू बची है प्लांट की वो बची है 32,000, उस पर भी हम 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे और ये जो हमारा रीवैल्यूएटेड प्लांट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आएगा 28,800। So these are the other items which are to be credited in the contract account. इसमें आपका आता है material return to store. We have already discussed it. तो इसलिए मैंने सिर्फ points लिखे हैं. Material return to supplier. अगर आप कुछ भी sale proceed आपकी आती है material से या फिर plant से regarding कोई भी material आप transfer करते हैं बाकी contract में, ये सब हमने discuss किया है. तो मैंने in short ये सब जो है लिख दिया है यहाँ पे. Okay, so these are the debit and credit items which we have discussed in the previous slides. जो भी आपके direct expenses हैं like your material, wages, plant, then cost of subcontracts, then cost of extra work, indirect expenses या फिर कोई भी expenses आपके accrued हैं outstanding हैं उनको हम सब क्या कर रहे हैं? Debit कर रहे हैं और जो भी इनका balance है जैसे हम return कर रहे हैं suppliers को या फिर sale कर रहे हैं या फिर in hand रख रहे हैं उसको हम रख रहे हैं credit में, या फिर हमें कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है आपके मटेरियल पे या फिर प्लांट में उसे भी हम क्रेडिट कर रहे हैं, सॉरी जो आपका लॉस हो रहा है उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। और हम साथ में क्या क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाता है इन केस ऑफ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट तो उसे भी हम क्रेडिट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाता है, दैट इज़ योर इनकम, तो उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। और अगर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो जो भी उसकी वैल्यू है आपकी सर्टिफाइड वर्क की और अनसर्टिफाइड वर्क की उसे भी हम क्रेडिट कर देते हैं आपके एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ओके, सो नेक्स्ट इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बैलेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका प्रॉफिट या लॉस, जिसे हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट नहीं होता है फाइनेंशियल ईयर में, तो जो हमारा प्रॉफिट है हम सिर्फ उसका कुछ पार्ट ही अपने पास रखते हैं, रिमेनिंग जो प्रॉफिट होता है उसे हम रिजर्व रख देते हैं ताकि अगर हमें कोई भी लॉस होता है अपने इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे, फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो हम उसको मीट करने के लिए कुछ रिजर्व रख देते हैं प्रॉफिट में से। ठीक है, तो अब हमने कैसे कंप्यूट करना है अपना प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट? तो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें। पहली सिचुएशन है कि अगर आपको प्रॉफिट जो है अगर वो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या करेंगे, और प्रॉफिट ऑन लाइकली टू बी कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है आपका प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाइम से शुरू होकर टाइम पे ही ख़त्म हो जाता है सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा पूरा प्रॉफिट या फिर लॉस है उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और डेबिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ऑन द अदर हैंड अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट इज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके, सो नेक्स्ट इज़ योर प्रॉफिट ऑन अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है विद इन अ ईयर ही ख़त्म हो जाता है तो जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में। बट द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है,
तो अब यहाँ पे अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट को 2 या 3 साल लग रहे हैं कंप्लीट होने में, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद ही कंप्यूट करे, या फिर वो हर साल कुछ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट कंप्यूट करे। क्योंकि यहाँ पे अगर वो पूरे एंड आफ्टर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्यूट करता है अपना प्रॉफिट, तो उसमें चांसेस हैं कि उसको जो है हायर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, और जबकि उसको बाकी प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट जो है वो नील हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट पैटर्न जो है बहुत डिस्टॉर्टेड सा हो जाता है। सो इसलिए ही प्रेफर्स टू कैलकुलेट द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अब अपना प्रॉफिट को कंप्यूट करने के भी उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है कंप्यूटेशन ऑफ नॉशनल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हम इसे नॉशनल या एस्टिमेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है। या फिर वो कंप्यूट करे पोर्शन ऑफ सच प्रॉफिट विच हैज़ टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो वो कितना पोर्शन जो है नॉशनल या एस्टिमेटेड प्रॉफिट का ट्रांसफर करेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो डिपेंड करता है अपॉन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है, कौन सी स्टेज पे वो पहुंचा है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, लेकिन हम जनरली फॉलो करते हैं इन रूल्स को। जिसका जो पहला रूल है वो ये है कि अगर आपका वर्क सर्टिफाइड जो है वो लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो हम कुछ भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो प्रॉफिट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रीजनेबली एडवांस्ड। क्योंकि जो 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत कम है, तो जब तक आपका काम जो है सर्टिफाइड अगर कम है 1/4 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, तो हम कुछ भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो सेकेंड रूल है आपका वो है कि अगर आपका वर्क सर्टिफाइड जो है वो 1/4 या फिर उससे ज़्यादा है, लेकिन लेस देन हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो हम 1/3 ऑफ द प्रॉफिट जो है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसका फॉर्मूला ये आपको मैंने दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो नॉशनल प्रॉफिट है उसका 1/3 कर देंगे इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। जो थर्ड रूल है आपका वो कहता है कि अगर आपका जो वर्क सर्टिफाइड है वो हाफ है, आपका आधे का काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपके सर्वेयर ने सर्टिफाइड कर दिया है, लेकिन वो लेस देन 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अपना प्रॉफिट जो आप ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये मैंने आपको दिया है कि आप नॉशनल प्रॉफिट को इंटू करेंगे 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। देन नेक्स्ट रूल जो है फोर्थ रूल वो कब आपका एप्लीकेबल होगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज़ नियर कंप्लीशन, कंप्लीट होने वाला है, तो उस टाइम पे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉलोइंग फार्मूलाज आप अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, जिसे हमने ट्रांसफ़र करना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो अंडर द फिफ्थ रूल देयर इज़ लॉस ऑन अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपको किसी भी इवेंट में कुछ लॉस हो जाता है आपके अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो इससे हम जो है ट्रांसफ़र कर देंगे पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे आपका कुछ भी स्टेज चल रहा हो कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन की। जो लॉस है उसे आप पूरा का पूरा ही ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। So here in the last slide once again I'm demonstrating this contract account, जिसमें आपकी डेबिट आइटम्स और क्रेडिट आइटम्स जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस की हैं वो सारी डिटेल में बताई हैं। और इसमें जो है एक जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था वो था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में ही कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है आपके क्वेश्चन में, तो उसे आप डेबिट कर देंगे। ठीक है, बाकी सब जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे आप देखिए। अगर कोई डाउट है then please text me or mail me. Thank you. Okay, so in the last slide again I'm demonstrating you this contract account. इसमें हमने जो भी डिस्कस किए हैं प्रीवियस स्लाइड्स में डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स वो सारी बताई हुई हैं। और जो एक चीज़ हमने मिस कर दी है वो है आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो उसे आप डेबिट कीजिए। बाकी हमने सारा आई थिंक कवर कर लिया है, बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई डाउट है देन प्लीज़ आई एम जस्ट ईमेल अवे। यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन ऑल्सो send a mail, and I'm waiting for your feedback and your suggestions. Thank you.